नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में आज हम पढ़ेंगे व्यक्तियों के समुदाय का कर निर्धारण, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों का समुदाय, आयकर अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति में कोई व्यष्टि यानी कि एक इंसान, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म, कंपनी आदि शामिल होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति, चाहे कोई व्यष्टि हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो, साझेदारी फर्म हो, कंपनी हो, ये मिलकर कोई कार्य साथ में करते हैं, तो ऐसा जो इनकी जो बिजनेस का फॉर्म है ये व्यक्तियों का समुदाय कहलाता है। अगर ये व्यक्ति साथ में मिलकर काम कर रहे हो और साझेदारी फर्म का निर्माण नहीं करते तो फिर इनको व्यक्तियों का समुदाय कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहा जाता है, और इन पर कर की गणना व्यक्तियों के समुदाय के रूप में की जाती है। तो क्या प्रावधान है उनकी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। पहला है, समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज तथा पारिश्रमिक में है वेतन, कमीशन, बोनस आदि रेम्युनरेशन कहलाता है। तो समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को भुगतान किया गया ब्याज तथा पारिश्रमिक अस्वीकृत होता है। हमने साझेदारी फर्म का कर निर्धारण पढ़ा था। वहाँ हमने देखा, अगर साझेदारी फर्म द्वारा अपने साझेदारों को ब्याज या पारिश्रमिक दिया जाता है तो एक निश्चित सीमा तक वो व्यवसाय की आय में से कटौती उसकी स्वीकृत की जाती है। लेकिन व्यक्तियों के समुदाय की आय में से उनके सदस्यों को दिया गया ब्याज और पारिश्रमिक की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती, ऐसा भुगतान अस्वीकृत होता है। दूसरा है, समुदाय की कुल आय की गणना भी अन्य करदाताओं की तरह ही की जाती है। जिस प्रकार से हम अन्य करदाताओं की कुल आय, टोटल इनकम की गणना करते हैं, उसी प्रकार से व्यक्तियों के समुदाय की कुल आय की गणना की जाएगी। सबसे पहले सकल कुल आय की गणना करेंगे, जिसमें पांचों शीर्षक से जो आय प्राप्त की है वो दिखाई जाएगी। अगर मकान संपत्ति से आय प्राप्त हुई है व्यक्तियों के समुदाय की, तो हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है उसके अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। अगर ये व्यवसाय कर रहे हैं तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शीर्षक है उसके अंदर इनकी आय दिखाई जाएगी। किसी पूंजी संपत्ति को बेचने से अगर लाभ प्राप्त हुआ है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत ऐसी इनकम दिखाई जाएगी। और इसके अलावा कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया है और ब्याज से या फिर कोई लाभांश की इनकम कमाई है, कोई इनको कैजुअल इनकम हुई है, तो ऐसी इनकम फिर अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाएगी। तो इस प्रकार से जो आय के पांचों शीर्षक है उनके अनुसार व्यक्तियों के समुदाय की सकल कुल आय की गणना की जाएगी। और इसके बाद सकल कुल आय में से धारा 80 की डिडक्शंस दी जाएगी, और डिडक्शंस देने के बाद में जो आय प्राप्त होगी वो कुल आय कहलाएगी, टोटल इनकम कहलाती है। तो जिस प्रकार से अन्य करदाताओं की हमने पढ़ा था, व्यष्टि करदाताओं का कर निर्धारण हमने पढ़ा, उसके बाद हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण हमने पढ़ा। तो जिस प्रकार से उन करदाताओं की टोटल इनकम, कुल आय की गणना की जाती है, इसी प्रकार से व्यक्तियों के समुदाय की कुल आय की गणना की जाती है। समुदाय की आय पर कर की गणना, तो जो टैक्स पेबल है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इसके लिए देखा जाता है, इसके लिए पहले ये देखा जाएगा कि समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात ना हो। अगर जो सदस्य हैं व्यक्तियों के समुदाय में, उन सदस्यों को समुदाय की आय में कितना हिस्सा प्राप्त होगा, अगर ऐसा हिस्सा अनिश्चित हो या अज्ञात हो, ज्ञात ना हो, तब कर की गणना अलग प्रकार से की जाएगी। और अगर समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात हो, निश्चित हो, तब कर की गणना एक अलग प्रकार से की जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे, यदि समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात न हो, अनिश्चित हो। यदि समुदाय की आय में सदस्य का हिस्सा ज्ञात नहीं हो तो फिर जो है आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी। व्यक्तियों के समुदाय द्वारा जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कमाए जा रहे हैं, धारा 112 के अंतर्गत जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए जा रहे हैं, उन पर 20% की दर पर कर चुकाया जाएगा। और व्यक्तियों के समुदाय द्वारा जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कमाए जा रहे हैं, धारा 112A के अंतर्गत, धारा 112A के अंतर्गत ऐसे दीर्घकालीन लाभ शामिल किए जाते हैं जो समता अंशों को बेचने से या फिर
समता उन्मुखी पारिश्रमिक कोषों की यूनिट को बेचने से जो लाभ हुए हैं, ऐसे लाभ धारा 112A के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं। तो अगर व्यक्तियों के समुदाय को धारा 112A के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुए हैं तो उन पर कर की दर होगी 10% और ऐसी आय 1 लाख रुपए तक कर मुक्त होती है। तो धारा 112A के अंतर्गत जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुए हैं वो 1 लाख रुपए तक कर मुक्त होंगे और अगर 1 लाख रुपए से अधिक इनकम हुई है तो उस पर 10% से कर लगाया जाएगा। तीसरा है अल्पकालीन पूंजी लाभ। धारा 111A के जो अल्पकालीन पूंजी लाभ है, धारा 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभ ऐसे लाभ हैं जो समता अंशों को बेचने से या समता उन्मुखी पारिश्रमिक कोषों की इकाई को बेचने से जो अल्पकालीन पूंजी लाभ हुए हैं वो धारा 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं। तो धारा 111A के अल्पकालीन पूंजी लाभों पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से कर का टोटल कर लिया जाएगा और जो टोटल आया है, जो टैक्स आया है, उस टैक्स पर 15% की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। व्यक्तियों के समुदाय के लिए सरचार्ज लगाने के लिए कोई आय की न्यूनतम सीमा नहीं है। जितनी भी आय कमाई जाती है व्यक्तियों के समुदाय द्वारा उस पर सरचार्ज लगा दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार की आय है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी लाभ है, तो उन पर जो है सरचार्ज 15% की दर से लगाया जाता है और सरचार्ज लगाने के बाद में जो टोटल आता है उस पर फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% की दर से लगा दिया जाता है और ग्रोस टैक्स पेबल सकल देय कर की गणना की जाती है। इसके बाद इन आयों के अलावा जो अन्य आय हैं जैसे आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम पर व्यक्तियों के समुदाय को 30% की दर से कर चुकाना होता है। अस्पष्ट साधनों से आय, अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम है व्यक्तियों के समुदाय की तो उस पर 60% की दर से कर चुकाना होगा। और इन सभी आयों के अलावा दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ में भी एक धारा 112 के, धारा 112A के और अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111A के और जो कैजुअल इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, इन सभी आयों को घटाने के बाद जो शेष आय बचती है उस पर 30% की दर से कर चुकाना होता है। तो इस प्रकार से इनका टोटल कर लिया जाएगा। और जो इस प्रकार की आय है, जो आकस्मिक आय है, अस्पष्ट साधनों से आय है और अन्य शेष आय है, इन पर 37% की दर से सरचार्ज लगाया जाता है और इसके लिए कोई आय की न्यूनतम सीमा नहीं है कि इस सीमा से ज़्यादा इनकम होने पर ही सरचार्ज लगाया जाएगा। व्यक्तियों के समुदाय द्वारा जो भी इनकम कमाई जाती है उस पर उसको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर दीर्घकालीन पूंजी लाभ है धारा 112 और धारा 112A वाले और अल्पकालीन पूंजी लाभ है धारा 111A वाले, तो इन पर 15% की दर से सरचार्ज लगाया जाता है और उसके बाद जो टोटल आता है उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। अगर कैजुअल इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम है और रिड्यूस्ड टोटल इनकम है, यानी कि जो अदर बची हुई अन्य आय है, उस पर 37% की दर से सरचार्ज लगाया जाता है और सरचार्ज ऐड करने के बाद में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। तो व्यक्तियों के समुदाय पर कर की गणना करने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात है अथवा नहीं। अगर समुदाय की आय में उसके प्रत्येक सदस्य का हिस्सा अज्ञात हो, अनिश्चित हो, पता नहीं हो कि कितना हिस्सा होगा, तब इस प्रकार से जो है कर की गणना की जाएगी। इसके बाद दूसरी स्थिति है, यदि समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात हो, निश्चित हो, तब कर की गणना किस प्रकार से की जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति है कि समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा निश्चित है, तब हमको देखना पड़ेगा कि जो सदस्य की आय है वो कितनी है। यदि किसी भी सदस्य की आय, यदि समुदाय के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम करमुक्त सीमा, अब किसी व्यक्ति के लिए अधिकतम करमुक्त सीमा जो है वो है 2.5 लाख रुपए, गैर वरिष्ठ करदाता के लिए, वरिष्ठ करदाता के लिए 3 लाख रुपए और अति वरिष्ठ करदाता के लिए 5 लाख रुपए है। तो यदि किसी भी सदस्य की आय, जब सदस्य का हिस्सा ज्ञात हो तो किसी भी सदस्य की आय जो अधिकतम करमुक्त सीमा है उससे अधिक हो। अगर किसी व्यक्तियों के समुदाय में 3 सदस्य हैं और तीनों में से अगर किसी एक सदस्य की आय भी अधिकतम करमुक्त सीमा से अधिक हो, यानी 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से अधिक हो, तो कर की गणना इसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से सदस्य की समुदाय की आय में सदस्य का हिस्सा अज्ञात हो,
तब जिस प्रकार से कर की गणना की जाती है उसी प्रकार से ही कर की गणना की जाएगी जब सदस्य का हिस्सा तो ज्ञात हो, लेकिन सदस्यों में से किसी भी सदस्य की आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से अधिक हो, तब कर की गणना करने का यही तरीका रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया। अब अगर समुदाय की आय में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात हो और अगर किसी भी सदस्य की आय कर मुक्त सीमा से अधिक ना हो, अगर व्यक्तियों के समुदाय में 3 सदस्य हैं और इन तीनों सदस्यों की आय ही जो अधिकतम कर मुक्त सीमा है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, इससे कम हो, सभी सदस्यों की, किसी भी सदस्य की आय कर मुक्त सीमा से अधिक ना हो, या ऐसा कहें कि सभी सदस्यों की आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से कम हो, तो कर की गणना उस प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से गैर वरिष्ठ नागरिक व्यष्टि करदाता की दरों के आधार पर की जाएगी। जिस प्रकार से जो गैर वरिष्ठ व्यष्टि करदाता है उसके लिए कर की गणना की जाती है, उसी प्रकार से कर की गणना की जाएगी यदि प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात हो और प्रत्येक सदस्य की यानी सभी सदस्यों की आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से कम हो, तो जो है कर की गणना उस प्रकार से की जाएगी जैसे गैर वरिष्ठ जो व्यष्टि करदाता है उसकी गणना की जाती है। अब गैर वरिष्ठ व्यष्टि करदाता है उसके लिए जो कर की दरें हैं, उसके लिए कर की गणना करने के लिए हमको पहले 2.5 लाख रुपए तक जो है उसकी आय कर मुक्त होती है, तो पहले 2.5 लाख रुपए तक जो कर होगा 0 होगा। उसके बाद जो अगले 2.5 लाख रुपए हैं उस पर कर की दर 5% होती है, और फिर 5 लाख के बाद में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कर की दर 20% होती है, और अगर गैर वरिष्ठ व्यष्टि करदाता की आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो कर की दर 30% होती है। तो जिस प्रकार से गैर वरिष्ठ व्यष्टि करदाता के लिए कर की गणना की जाती है उसी प्रकार से कर की गणना की जाएगी यदि प्रत्येक सदस्य का हिस्सा ज्ञात हो और प्रत्येक सदस्य की आय सभी सदस्यों की आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से कम हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।